अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशील कुरैशी और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल खान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज की ये जो मुस्कुराहट है ये बड़ी मुश्किल से इन्होंने हंसी रोकी हुई है। ऑन एयर आने से पहले हंस हंस के बुरा हाल हो गया, क्योंकि ये स्टूडियो में बैठी हुई होती हैं और मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट के बाद आता हूँ चैनल में। तो जैसे ही आए, आज आप देख रहे हैं ना कि दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। और ये वो आप देखते हैं गेम शो आता है, उसके अंदर होता है कि एक जैसे कपड़े वाले लोगों को इनाम मिलेंगे। तो आज हमें चैनल की तरफ से इनाम मिलेगा, और इनाम में खुदा के वास्ते चाय अच्छी मिल जाए, गरम गरम। बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी आपने। तो फिर मजा आ जाएगा। बहरहाल कैसे इत्तेफाक कैसे हुआ, सोचा था कुछ आपने के? बस सर्दी कराची में जो सर्दी आई है, छोड़ा आपने। कौन सा बंदा मेरे पीछे छोड़ा हुआ है? कौन सा बंदा मेरे पीछे छोड़ा हुआ है जिसको पता होगा ये पहन कर आ रहे हैं आज? नहीं, बस ये अच्छी बात है कि हम लोग मैच कर रहे हैं स्क्रीन पर। लेकिन आप ज्यादा अच्छी लग रही हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ तो बिल्कुल गलत होगा, लेकिन वाकई प्यारी तो लग रही है। आप भी माशाल्लाह। ये बताएं कि आज का दिन है और आज बड़ा अच्छा एक टॉपिक है कार्ड रीडिंग के हवाले से। टैरो रीडिंग जो होती है ना, कार्ड रीडिंग मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये टॉपिक। लेट्स सी जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उन वो क्या क्या चीज़ें इसके बारे में बताते हैं, क्या मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ करने जा रहे हैं, पॉलिटिक्स की क्या हालात चलेंगे आइंदा दिनों में, और हमारे अपने पर्सनल लाइफ और आप लोगों की भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। उसके बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, एक बात है, जब आप एक साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको एक दूसरे के मिजाज के बारे में पता होता है, एक दूसरे के अंदाज के बारे में पता है। आपको पता है कि मैं कितना शरारती हूँ, मुझे पता है कि आप जो है ना वो कितनी टैलेंटेड हैं। तो कभी कभार ना आपकी सोच मिलने जुलने लगती है। तो सोच मिलने का एक तरीकेकार ये भी होता है कि अक्सर और बेशतर आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके कलर्स की पसंद नापसंद वो भी सेम हो जाती है। ऐसा ही है? ऐसा ही है, क्योंकि और फिर कभी बार हमारी बातें भी मैच करने लगती हैं। कुछ हम सोच रहे हो वो हम एक साथ कह देते हैं। तो वो ज़्यादातर फिर ये इसी तरह से होता है कि जब हम साथ काम कर रहे होते हैं तो इस तरह से केमिस्ट्री मैच कर जाती है। जैसे डॉक्टर अफशीन शुरू से तकरीबन कोई 1.5 साल हो गया अच्छी अच्छी बातें करती हैं, तो मैंने भी सीख ली अच्छी अच्छी बातें करना। आज की अच्छी बात जो है वो दोस्ती से और इंसानी ताल्लुक से मुताल्लिक है, लेकिन मैं चाहता हूँ अच्छी बात आप ही करें। अच्छा, अच्छी बात चले ठीक है, लेकिन ये कि आप इसके बारे में बोलते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप की माशाल्लाह पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप काफ़ी दोस्त बनाने वाले इंसान हैं। तो जो ज़िंदगी है ना वो एक निहायत कीमती और लाजमी हिस्सा इसमें है इंसान, मतलब जो आपके ताल्लुकात होते हैं। तो इंसान फितरतन माशरती मखलूक है और अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल और खुशगवार बनाने के लिए दूसरों के साथ जो ताल्लुकात कायम करता है, उसमें अच्छे ताल्लुकात, मुखलिस दोस्त ना सिर्फ खुशियों के लम्हे दुगने कर देते हैं, बल्कि मुश्किल और परेशानी के वक्त में भी ये लोग मजबूत सहारा बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और दोस्ती इंसान को इखलाकी, इमोशनली और मेंटली जो है ना वो बड़ा मजबूत करती है। कल ही मेरे दोस्त मेरे घर पर बैठे हुए थे। अच्छा। और कुछ दुखड़े रो रहे थे, कुछ बातें बता रहे थे कि उसने फला ने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। मैंने कहा सब छड्डो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो इट्स ओके और आगे बढ़ो। हाँ। और फिर उसके बाद वो 1 घंटे के बाद उसकी सारा गुबार निकलने के बाद फिर उसने कहा यार इट्स अ ब्लेसिंग, ये एक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है कि बिलाल तुम मेरे साथ हो और यू आर अ वेरी गुड लिसनर। और ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप किसी को आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं उसकी ज़िंदगी में, चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जब आपने उसको कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो कम से कम अपने आप को अकेला फील नहीं करेगा। फॉर दैट मोमेंट ऑफ टाइम वो कहेगा कि चलो हाँ ठीक है जो कुछ भी हो रहा है, बट एटलीस्ट अल्लाह ताला ने मुझे एक अच्छा दोस्त तो दिया। एंड जस्ट इमेजिन कि अल्लाह ताला भी रात के जो तारीखी होती है अंधेरों में यही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई है मुझसे मांगने वाला तो मुझसे मांगे। बहरहाल एतमाद पैदा करती है ये दोस्ती और जिंदगी के सफर को बहुत स्मूथ बना देती है। हजरत अली का भी कौल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जिसके पास अच्छे दोस्त हैं सबसे खुशनसीब इंसान वही, क्योंकि जो अच्छी दोस्ती होती है ना, कह लो सबसे अमीर इंसान वही है जिसके पास ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। ये नहीं कि पैसा वैसा ये सब चीजें उसे अमीर नहीं कहा, अमीर उसको कहा है जिसके पास अच्छे दोस्त। मेरे पास तो खैर बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि मुझे झेलते हैं, मुझे बर्दाश्त करते हैं और मेरी मस्तियाँ, मेरी शरारतें और मेरी हिमाकतों को जो है वो इग्नोर करते हैं। अच्छी दोस्ती महज वक्त गुजारने या खुशी बांटने तक महदूद नहीं होती है, बल्कि ये एक ऐसा बॉन्ड होता है, खूनी रिश्ता नहीं होता, लेकिन ये रिश्ता वो है जो इंसान को समझने, सुनने, एहसास करने की बड़ी हिम्मत देता है। मतलब स्ट्रेंथ आपको जो है ना वो मिलती है इसी दोस्ती से। सही। और जो दोस्त की मौजूदगी है वो इंसान को अकेलापन महसूस नहीं होने देती, मुश्किलात में हौसला बढ़ाती है, और इसके अलावा मुस्बत और मजबूत ताल्लुकात जो है ना इंसान की शख्सियत को निखारते हैं, इसकी सोच को वसी करते हैं और माशरती ज़िंदगी में सुकून और मुतमईन रहने में मददगार साबित होते हैं। कहते हैं ना कि सोच को वसी करना वो यही है कि जब आप
जब हम एक से दो मिलके बात करते हैं तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, मेरे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, और वो मिलके और ज़्यादा हम उस चीज़ को अच्छा बोल पाते हैं। वरना अकेले अगर हम बोलेंगे तो शायद उसमें इतने आपको सीखने को नहीं मिलेगा जितने दो मिलकर साथ में दोनों का जहन मिल जाता है ना, फिर वो दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू। कभी आपने नोट किया अफशीन कि हम बहुत अफसरदा बैठे होते हैं, सेकंड थॉट्स के अंदर बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि घर कैसे चलेगा, हम कैसे चलेंगे, घर वाले कैसे चलेंगे, हमारी ख्वाहिशात कैसे पूरी होंगी, हमारे गोल्स कैसे पूरे होंगे, ये कैसे होगा। एक सोच के गुबार में आप गुम होते हैं। लेकिन एकदम से दोस्त आता है, कमरे में एंटर होता है और बोलता है क्या हाल है, हाँ भाई पार्टी सुन रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, आओ चलो बाहर चलते हैं। ये छोटे छोटे जुमले और वो एक जेस्चर होता है उसका कि आप सारी सेकंड थॉट्स को साइड में रखते हैं। आप कहते हैं कि पहले मैं ये वाली जिंदगी जी लूं, उसके बाद मैं इन सब चीज़ों को हैंडल करूंगा। तो जो ज़िंदगी होती है ना, उसमें दोस्ती और ताल्लुकात सिर्फ लोगों से मिलने जुलने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये कीमती और दिल के करीब चीज़ होती है जो हर शख्स की खुशी, सुकून और कामयाबी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक चीज़ और है, दोस्त वो होता है जो सालों साल आपसे ना मिले, सालों साल आपसे बात ना करे, बट व्हेन इट कम्स टू हैव अ मीटिंग और एक आपका जो कैचअप होता है, वो जो मीटअप कहलाता है, वो करते हैं आप, और आप एकदम से रिलैक्स फील करते हैं। आपके पास मेमोरीज होती हैं वो स्ट्रगलिंग टाइम की, आपके पास वो मेमोरीज होती हैं वो डिप्रेशन वाले टाइम की, उनको आप डिस्कस करते हैं और आप अंदर से खिलते चले जाते हैं। बिल्कुल। और दोस्त पता है कौन होता है, जब आप मुश्किल वक्त में हो ना तो वो आपका सहारा बन जाता है। वो आपको कुछ नहीं तो मोरल सपोर्ट तो ज़रूर देगा, मतलब आपको कहीं ना कहीं वो सपोर्ट की सूरत में आपके पास मौजूद होगा। मुश्किल वक्त में आजमाने का वक्त होता है, आजमाए नहीं, दोस्तों को आजमाया नहीं जाता, लेकिन हाँ अगर मुश्किल वक्त आप पर पड़े और आपके साथ अगर आपके दोस्त हों तो वही आपके सच्चे दोस्त हैं। एक आप नोट कीजिएगा, अब आप रिलेट करें, खुद को मैं रिलेट करवाता हूँ ना किसी न किसी अच्छी बात से, आप रिलेट करें जब आप हॉस्पिटल के बाहर हों और आपका अपना कोई प्यारा या आप हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं, तो वो दोस्त है जो आपके साथ दिन रात खड़ा रहे। ठीक है, फाइनेंशियली आपकी हेल्प ना करे लेकिन आपके साथ खड़ा। दूसरा, आप पे कोई परेशानी हो जाए, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि कोई आपको तंग कर रहा हो और कोई ऐसा पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर हो जाए, तो वो आपके साथ खड़ा हो। ये होता है दोस्त। शादियों के अंदर तो बहुत सारे लोग नाचने आ जाते हैं ना, बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं बारातियों के साथ। अक्सर बिलाल को देखा है फोन पर किसी ना किसी आप दोस्त की मदद कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं जो भी आपके ताल्लुकात हैं उनको यूज़ करते हुए। तो मैंने जब भी आपकी कभी भी किसी की कॉल सुनी और देखा कि भाई बिलाल उसकी हेल्प कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो शुक्रिया हो गया, लेकिन दूसरी चीज़ आज मैं खबरदार हो गया कि कॉल भी सुनती हैं अफशीन, तो इससे भी खबरदार रहना पड़ेगा। बहरहाल चलते हैं, मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन के अंदर तेल भर चुका है। मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन हमारे जो प्रोड्यूसर हैं कदीर मक्सी साहब, उन्होंने स्टार्ट कर ली है और मुल्की और गैर मुल्की सतह पर जो आलमी अपडेट्स होती हैं वो आपके सामने रखते हैं। और इस वक्त सबसे पहली खबर और सबसे इम्पोर्टेंट खबर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने उनसे मुलाकात की है और नैब की सालाना रिपोर्ट 2025 पेश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नैब की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए इदारे को टेक्नोलॉजी बेस्ड और शफाफ निज़ाम की जानिब मुंतकिल करने को सराहा। वज़ीर आज़म जब अभी गैर मुल्की दौरे पर थे, वहाँ पर भी उन्होंने जिक्र किया था कि हम टैक्स इस्लाहात लेकर आ रहे हैं और डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, सारी चीज़ों को हम डिजिटल करने जा रहे हैं, और वापस आते मुलाकात की है। ज़बरदस्त। और उन्होंने AI की मदद से जो रिसर्च है, ऑफिस फ्रेमवर्क और अवामी खदमात पर तवज्जो की तारीफ भी की और नैब की पेशा वराना आज़ादी और कौमी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म की हिमायत का इयादा किया है। जो चेयरमैन नैब हैं उन्होंने वज़ीर आज़म को बताया कि गुज़िश्ता साल नैब ने 6.213 ट्रिलियन रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की, जबकि 2.98 मिलियन एकड़ सरकारी और जंगलाती अराजी वागज़ार करवाई गई है और जाली हाउसिंग और सरमायाकारी स्कीमों के 1,15,000 से ज़ायद मुतासरीन को 180 अरब रुपए वापस भी दिलाए गए हैं। बिल्कुल। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से बरतानिया के गैर सरकारी दौरे के दौरान AI माहिरीन और जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं उन्होंने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो मसनूई ज़हानत है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान की तरक्की के लिए नागुज़ीर है और हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी को कौमी मकासद में हम आहंग कर रही है। दैट्स अ वेरी वंडरफुल न्यूज़ सुबह सवेरे कि अब जो बच्चियाँ AI के कोर्सेज कर रहे हैं और AI के ऊपर काम कर रहे हैं, AI को सीख रहे हैं, AI को पढ़ रहे हैं। जैसे कल का हमारा टॉपिक था डिजिटल मार्केटिंग, जिसके अंदर AI का भी बड़ा रोल है,
सो अब नई एम्प्लॉयमेंट के जो सेक्टर्स हैं ना वो खुलना शुरू होंगे इस एआई के थ्रू। और ये भी मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि वज़ीर आज़म इन चीज़ों को एआई से इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब हम कहीं भी इस तरक्की के मैदान में अमल में पीछे ना रह जाएं, तो इस वजह से एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम आहंग करते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा आप मुल्की सतह पर भी खबरों को शामिल कर लेते हैं। एक बड़ी खबर है, वादी तीरा में कई सालों से ऑपरेशन नहीं हुआ नकल मकानी को बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। ये कोई बहरान नहीं है। वादी तीरा में जब बर्फबारी होती है नकल मकानी होती है। वफाकी हुकूमत की खबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद। और इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात अता तारड़ और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि बर्फबारी के दौरान सरहद पर वाक़ वादियों से नकल मकानी होती है और वादी तीरा में हर साल बर्फबारी से नकल मकानी होती है। तो जो नकल मकानी करने वाले हैं उनमें 4 अरब रुपए के फंड्स रखे हैं और नकल मकानी को बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। जबकि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि माजी गवाह है, खैबर के अवाम सर्दियों में नकल मकानी करते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लीजिएगा। जो बालाई इलाके होते हैं वो हमेशा सर्दियों के अंदर बर्फबारी होती है, मौसम बहुत सर्द हो जाता है, नुक्ता इंजमात से भी आगे निकल जाती है सर्दी और आप खून जमा देने वाली सर्दी होती है। जो कबाइल होते हैं वो ऊपर पहाड़ों से नीचे ज़ेरी इलाकों की तरफ आ जाते हैं और फिर जब गर्मियाँ होती हैं, बर्फ़ पिघलने लगती है, दरिया फिर से बहाल हो जाते हैं, झरने फिर से आबाद हो जाते हैं, नहरें जो हैं वो रफ्तार पकड़ लेती हैं, तो उस वक्त ये ऊपर की तरफ वापस जाते हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं। वहाँ पर जो पहाड़ों के ऊपर हरियाली होती है वहाँ से कमाते हैं, वहाँ पे पकाते हैं, उगाते हैं, फिर उनसे जो है वो ट्रेड शुरू करते हैं। इट हैज़ बीन हैपनिंग लाइक फॉर years and years और फॉर decades and decades। इस पर तो कोई बात होने ही नहीं चाहिए ना। ये कबाइल हर माह के अंदर जो माह सरमा है, जो सर्दियों का मौसम होता है, उसमें हिजरत करते हैं। सेनेटर इख्तियार वली खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के 13 साल से सूबे में हुकूमत है, 4 अरब रुपए कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, सूबाई हुकूमत जवाब देगी। वादी तीरा के मामले से वफाक या फौज का ताल्लुक हरगिज़ नहीं है। बिल्कुल, ये बात भी क्लियर कर दी है। नेक्स्ट टॉप स्टोरी की जानिब चलेंगे और बात करेंगे ज़िला राजनपुर के कच्चे के इलाके में जो पंजाब पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, उसमें उनको अच्छी कामयाबी मिल गई है। और वो ये है कि ऑपरेशन में डाकुओं के ठिकानों पर ड्रोन से गोलाबारी जारी है और मरने के डर से इंतहाई मतलूब गैंग्स के मजीद 98 डाकुओं ने भी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। अच्छा, इससे पहले कल भी हमने यही खबर पढ़ी थी कि एक डाकू जिसके सर की काफ़ी बड़ी कीमत थी उसने भी सरेंडर किया और आज भी यही खबर आई है सामने। तो 1 करोड़ रुपए सर की कीमत वाला बदनाम डाकू सब्ज अली इमरानी भी सरेंडर करने वालों में शामिल है। बिल्कुल, और अब तक 1 करोड़ सर की कीमत वाले 60 डाकू सरेंडर हो चुके हैं। हुकूमत का पैसा बचाने का शुक्रिया, हुकूमती तहवील में आने का शुक्रिया, कानून के मुताबिक और कानूनी पैराई के अंदर आकर खड़े हो जाने का, कटहरे में आने का भी शुक्रिया। और ये वो लोग हैं जिनको अगर आप न्यूट्रलाइज करें ना, ब्रेन वॉश हुआ बहुत है इनका, लेकिन व्हेन इट कम्स टू टॉक अबाउट मदरलैंड, तो इनके भी कुछ ना कुछ नज़रियात होते हैं जो बिगड़े हुए होते हैं। नज़रिया सही होता है, उसमें खन्नास भरा हुआ होता है। जब आप इनको न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रल करते हैं, तो इनको रियलाइज़ होता है कि हम भी अपनी ही धरती माँ के लिए, मदरलैंड के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन हमने गलत तरीका चुना। तो DPO के मुताबिक गिरफ्तार डाकू अगवा, कत्ल, डकैती की दर्जनों मुकदमात के अंदर मतलूब थे। 11 रोज में सरेंडर होने वाले डाकुओं की तादाद अब तक 309 हो चुकी है। और याद रहे, ये वो कच्चे के डाकू कहलाते थे ना, ये वही डाकू हैं। गिरफ्तार डाकुओं को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। पंजाब के अंदर ये हो चुका है। आई प्रे फॉर दिस मदरलैंड, दिस प्रोविंस एज वेल, के सिंध के भी जो कच्चे के डाकू वो भी सरेंडर कर लें। डाकुओं के 33 ठिकानों और बंकर्स को तबाह किया गया। अच्छा, ये बहुत बड़ी कामयाबी है पंजाब में। सिंध में भी ये कामयाबी हो जाए तो ज़बरदस्त हो जाएगा। आगे बढ़ें और बताएं कि ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से अपनाए हरमज़ फौजी मशक़ों का ऐलान करते हुए कहा गया है कि अमरीकी जहाज़ ईरानी समंदरी हुदूद में आए तो उन पर हमला करेंगे। मतलब जो पासदारान इनकलाब गार्ड्स की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा है कि अमरीकी जहाज़ अगर आए तो उन पर हमला किया जाएगा। इनकलाबी गार्ड्स की जानिब से कहा गया, अमरीकी सदर गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं, जंग का फैसला मैदान में होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको याद होगा, हमारे एनालिस्ट हैं बल्कि मुस्तफ़ा नगरी, और दूसरी जानिब ये उन्होंने बात कही थी और उसके बाद फिर पूरी सिनेरियो बताया गया था। दूसरी जानिब ईरानी हुकूमत की जानिब से जारी होने वाले नोटम में कहा गया है कि
29 जनवरी तक 25,000 फीट से नीचे परवाज ना की जाए। अलार्मिंग सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है। जबकि अमरीकी सदर की अगर बात कर लें अंकल डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने वाज़ेह किया है कि एक बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है और उम्मीद है कि ईरान हमसे डील कर लेगा। मतलब एक तरह से वो बहरी बेड़ा ईरान की हुदूद में भी लेकर जा रहे हैं, और फिर अगर ईरान कह रहा है कि हम इस पे हमला करेंगे तो उस पर भी मतलब वो भी उनको कबूल नहीं है। तो इस तरह से तो डील नहीं होती है। बहरहाल अमरीकी सदर ने आयोवा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म किया। ईरान में फौजी कार्रवाई में कोई भी शहरी नहीं मारा गया। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। अच्छा, ये एक अजीब मजे का केस बात है। वी आर ट्राइंग टू रीच टूवर्ड्स मुस्तफ़ा नगरी, और प्रोड्यूसर साहब के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और बड़ी खबरें मिलती रहती हैं। तो प्रोड्यूसर साहब ने भी हमें बता दिया सुबह कि ईरान हमसे डील कर लेगा, ये अमेरिका ने कहा है। लेकिन अमरीकी सदर ने तकरीब से खिताब के दौरान वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए मुहिम शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है। उनको भी तो कुछ मसाला चाहिए ना, मिर्च मसाला भी तो होना चाहिए ना, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। लेकिन आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो ये बताएंगे अपनी कैंपेन में कि मैं सुबह उठा, 2026 की पहली सुबह थी और मैंने जाके वेनेजुएला के सदर को पकड़ लिया। ये कैंपेन के अंदर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जा सकता है। देखना ये कि इसको कैसे मैनिपुलेट किया जाएगा। ये तो ट्रेसपासिंग कहलाएगी। और ट्रम्प ने कहा है कि आज से वस्त मुद्दती इंतखाब की मुहिम शुरू कर रहे हैं, और उन्होंने दावा किया है कि वो वस्त मुद्दती इंतखाबात जो उनके यहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं वो बासानी जीत जाएंगे। साथ ये भी कहा कि इंतखाबात हारने की सूरत में अमेरिका बहुत कुछ खो देगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि अमेरिका बहुत कुछ खो देगा, ये तो ट्रम्प साहब समझते हैं। लेकिन उनके पीछे जो उनकी एस्टैब्लिशमेंट बैठी है, दे वुड हैव सम अदर प्लान्स व्हिच वी और अदर्स विल फेस सम हार्ड कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन अमरीकी सदर ने कहा कि एक साल पहले अमरीका के अंदर तारीखी महंगाई थी और अमरीकी मईशत मुस्तहकम हो रही थी। अब अमरीकी सदर एक तरफ तो अपने ही जो है वो इकॉनमी के अंदर फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ उन्हें ईरान के हर मसले के अंदर टांग भी अड़ाना है। अब ईरानी जो मसला है वो उन्होंने ये कहा कि भाई ईरानी हुकूमत की जानिब से जारी होने वाला जो नोटिम है ना, मतलब ये ईरानी हुकूमत ने बताया, उसमें ये बताया गया कि 29 जनवरी तक 25,000 फीट से नीचे परवाज ना की जाए। जबकि ईरान की अगर मैं बात करूँ ना, तो इनकलाबी गार्ड्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीकी सदर गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं, जंग का फैसला मैदान में होगा। अब ये सारी खबरें हैं, इस पर हम ज़रा सा बात भी करेंगे। और एक दफ़ा फिर आपको ये बताएं कि ईरान की जो सिचुएशन है ना, वो यहाँ से वर्स्ट होना शुरू हुई कि ईरान के अंदर कुछ प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। प्रोटेस्ट महंगाई के ऊपर हुआ, डॉलर की इनस्टेबिलिटी के ऊपर हुआ, और फिर उसके बाद आपने देखा कि प्रोटेस्ट के अंदर जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी निशानदेही जब गवर्नमेंट ने की तो ये पता चला कि वो स्पॉन्सर्ड थे, इजरायली स्पॉन्सर्ड थे, दूसरे ममालिक के स्पॉन्सर्ड थे। उनको पकड़ दकड़ कर फैसला किया कि इनको कानूनी कटहरे में लाएंगे। अब इसमें इंटरवीन किया अमेरिका ने कहा कि फांसियां दी जा रही हैं ईरान के अंदर और बहुत बड़े पैमाने पे दी जाएंगी। इस खबर को जो आपके अब्बास इराक़ची साहब हैं उन्होंने जो है ना वो इसके ऊपर तरदीद की। बहरहाल आगे इस वक्त क्या सिचुएशन है, हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे से भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं और अच्छे बड़े खूबसूरत एनालिस्ट हैं, ईरान के अंदर इस वक्त विराजमान हैं मुस्तफ़ा नगरी साहब। मुस्तफ़ा भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। बिलाल भाई थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा काइंडली, मुर्तज़ा नगरी। मैंने मुर्तज़ा ही नगरी कहा है, आपको शायद आवाज़ नहीं पहुंची होगी सही, क्योंकि आपका नाम भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता। आप जब बात करते हैं इस्लाम की बक़ा के लिए और ईरान के ऊपर जो हकीकी हक़ाइक़ पर मबनी खबरें होते हैं तो वो जो है वो देते हैं। ज़रा ये बताइएगा कि इस वक्त ईरान की सिचुएशन क्या है? अमेरिका अपना बेड़ा जो है वो जहाज़ जो है वो आगे बढ़ा रहा है, इसकी तरदीद भी नहीं कर रहा है, इंडोज कर रहा है, तस्दीक कर रहा है, होने क्या जा रहा है? माज़रत चाहता हूँ बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, ईरान के अंदर सिचुएशन 100% कूल एंड काम है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरानी जानते हैं अमेरिका के अंदर जंग की हिम्मत नहीं है। उसकी कुछ दलाइल हैं जो मैं पेश कर रहा हूं आपको। ये मैं आपके प्लेटफॉर्म से अभी पेश कर रहा हूं। ये दलाइल 4 से 5 ऐसे दलाइल हैं जिसकी बुनियाद पर ईरानी नहीं बल्कि हर बाशूर इंसान को यकीन है कि जंग होगी नहीं, क्योंकि अमेरिका के बस में नहीं है। पहली दलील, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा मैं ताकि बात कर सकूं। पहली दलील ये है कि तरफैन मद्दे मुकाबिल अमेरिका और ईरान दोनों पूरी तैयारी के साथ हैं। पहले वाला सिलसिला तो है नहीं कि 6 महीने पहले जो अमेरिका ने किया था कि ईरान को टेबल टॉक पर बिठा दिया, उसे यकीन दिलाया कि मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करेंगे और गाफिल गिराना हमला कर दिया। ये सिचुएशन नहीं है।
अच्छा, दोनों फोर्सेस जानती हैं कि दोनों के पास ताकत है। ईरान खित्ते के अंदर मुकम्मल ताकत रखता है, खित्ते से बाहर भी ताकत रखता है, लेकिन चूंकि खित्ते के अंदर ईरान की डोमिनेंस है, उसके पास असलहा, उसकी अपनी प्रोडक्शन है, उसकी खेप है, वो रशिया तक को अपनी प्रोडक्शन दे रहा होता है, तो फिर अमेरिका को वो कहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तो जब दोनों फरीकैन ताकत के साथ होते हैं तो दोनों को ये अंदाजा होता है कि लड़ाई के अंदर मां सिवाय बर्बादी के कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए कोई भी जंग के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। पहली दलील। दूसरी दलील देखिए, सर्दियों के मौसम में दुनिया में अमूमन जंगें होती नहीं है। उसकी वजह यह है कि खास तौर पर जो फदाई जंगें होती हैं, उसकी वजह यह है कि मतला साफ नहीं होता है। तो इस खित्ते में अभी भरपूर सर्दी का मौसम चल रहा है, मतला साफ नहीं है, तो फिजाई जंग के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। अगर होती भी है तो वो फवाइद हासिल नहीं होते हैं जो मतला साफ होने की सूरत में होते हैं। दूसरी दलील। तीसरी दलील, अमेरिका अगर माइनर से भी कोई कार्रवाई करता है तो ईरान ने यह ऐलान किया है कि हम भरपूर जवाब देंगे, हम खामोश नहीं रहेंगे। अमेरिका की बदमाशी को हर 6 महीने 8 महीने बाद ये जो मुसल्लत की गई जंग है हमारे ऊपर, हम इसको तहम्मुल नहीं करेंगे, एक दफा बेड़ा पार करेंगे। अमेरिका ये चाह रहा है कि सबकी मिटानी है ना। हुआ सिलसिला ये है कि अमेरिका ने जब इधर दंगे फसाद करवाए, लोगों को कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, निकलो, मैं आऊंगा मैदान में, वो दंगे फसाद तो अल्हम्दुलिल्लाह निमट गए, अमेरिका तो आए नहीं। अब वो बेड़ा लेके आ गए ताकि दुनिया को ये दिखा सकें कि हम जो है वो ईरान के जो यानी आशोबगर थे या शिद्दत पसंद जो थे उनके साथ हैं। और वो दरखास्त ये की गई है, पिछली दफा ये किसी भी मीडिया ने अभी तक ये बात बताई नहीं है, मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ और आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। अमेरिका ने ईरान से ये रिक्वेस्ट की है कि आप हमें छोटे पैमाने पर हमला करने दें ताकि हमारा नाम भी रह जाए और हम यहाँ से अपना सामान लेके वापस भी चले जाएं। अगर हम इसी तरह वापस गए तो हमारी सुप्की होगी। जी, अंदर से ये बात हुई है, अंदर से ये बात हुई ये तो एक बड़ी खबर है, मतलब और दूसरा दूर के ढोल सुहाने। अच्छा, तो क्या अगर अमेरिकी जहाज ईरानी समुद्री हुदूद में आता है तो क्या ईरान उस पर हमला करेगा? अच्छा देखिए, मैं आपको इसकी भी ये भी जंग के न होने के इम्कानात में शामिल करके इसका जवाब देता हूं आपको। अच्छा देखिए, अमरीकी बहरी बेड़े पहली दफा तो खलीज में आए नहीं हैं। ये बहरी बेड़े तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं, 12वीं दफा आ रहे हैं। अच्छा, यमन के अंदर आपने पिछले दिनों खबर सुनी होगी, यमनियों ने अमरीकी बहरी बेड़े पर अटैक किया तो बहरी बेड़ा इनका ऐसी स्पीड में पलटा कि एक F-16 जहाज समंदर में गर्क हो गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बात एंडोर्स्ड है। ये पहले किसी जमाने में जो है वो ओपन सीक्रेट थी, अब तो ओपन सीक्रेट भी नहीं रही है बल्कि ओपन है ये बात कि यमनियों के पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है, हौसियों के पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी ईरान की दी हुई है। चाहे उनके पास क्लाशनकोफ हो, मिसाइल हो और रडार सिस्टम हो, ड्रोन्स हो, सब ईरान की दी हुई है। अच्छा, ईरान यकीनी बात है कि वो टेक्नोलॉजी जो उसके लिए पुरानी हो गई है वो नीचे मुंतकिल करेगा ना। टेक्नोलॉजी तो कभी भी कोई मुल्क मुंतकिल नहीं करेगा। तो ईरान की जो 3rd लेवल की टेक्नोलॉजी है, जब यमन उस टेक्नोलॉजी के जरिए अमेरिकी बेड़ों को गर्क कर सकता है तो फिर ईरान जो इस वक्त जो इस खित्ते के अंदर उस पोजीशन में है कि रशिया ईरान से मिसाइल्स और ड्रोन्स ले रहा है, तो ये बहरी बेड़े ईरान के सामने कैसे टिकेंगे? या इन बहरी बेड़ों के अंदर दूसरा, इन बहरी बेड़ों के अंदर कौन से ऐसे मौजूदाती रेडार लगे हुए हैं जो इसराइल को नहीं बचा सके? 12 रोजा जंग के अंदर तमाम तर जो है वो नेटो के रेडार्स थे, यानी तमाम तर इसराइल के रेडार्स शामिल होकर ये अमेरिकी बहरी बेड़े को कैसे बचाएंगे जब 1000 से 2000 के नजदीक ईरान ड्रोन्स एक साथ हिट करेगा। ये खुद अमेरिकी सिक्योरिटी पर्सनल जो रिटायर हो चुके हैं उनका ये दावा है कि अमेरिका के पास ईरानी ड्रोन्स का जो हजम आता है हमला करने के लिए 400-500 का, उसके मुकाबले में अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे अमेरिका अपने बहरी बेड़ों का दिफा कर सके। तो ये गीदड़ बपकियां हैं, ये दुनिया को बेवकूफ बनाने के सिस्टम से। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ बिलाल भाई, मजे की बात नोट कीजिएगा और ये भी लोगों को कैफ देगी, मतलब लुत्फ लेंगे लोग इसका। बदमाशी के अपने कुछ लेवल्स होते हैं। सही। आपने देखा होगा बाईगिरी की फिल्में जो इंडिया वाले चलाते थे या हमारे कराची शहर में जो होता था कि कोई एक इंसान जो है वो बदमाश के सामने आ जाए तो वो सिर्फ आंखें दिखाता था और सामने वाले के हाथ पैर फूल जाते थे। बदमाशी का टॉप लेवल ये। उसके बाद एक स्टेप आप नीचे आ जाइए, वो लेवल कामयाब नहीं होता था तो वो बदमाश चिल्लाना शुरू करता था कि मैं ये कर दूंगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो सामने वाले के हाथ पैर फूल जाते थे। ये दूसरा लेवल। अच्छा, दूसरे लेवल में भी कामयाबी नहीं होती थी तो वो तीसरे लेवल में अपने हवारियों को जमा करता था, मेरे सारे बदमाश दोस्त, अहबाब, ये और वो। ये तीसरा लेवल। फिर यहाँ इंसान थोड़ा सा ढीला हो जाता था।
अमेरिका का अब ये हाल हो गया है कि जब बहरी बेड़ा अमेरिका का किसी मुल्क के खिलाफ अमेरिका से हरकत करता था तो उस मुल्क में जिलजिला आ जाता था और हुकूमतें तब्दील हो जाती थी। बिल्कुल ऐसा ही है, वेरी गुड। अब ये बहरी बेड़े लेकर खलीज फार्स में मौजूद हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, अपने साथियों को जमा भी कर लिया है। उसके बाद भी ईरान कह रहा है कि अगर मेरी तरफ आने की कोशिश की तो न सिर्फ गर्क करूंगा बल्कि इस खित्ते से तुम्हारे जनाजे बाहर जाएंगे। अच्छा। बिल्कुल ठीक ये है। कैफियत हो गई है इनकी बदमाशी की। अच्छा, आपने बड़े अच्छा, बड़े तीसरा, हाँ हाँ प्लीज प्लीज, चौथा एक अहम नुक्ता ले लीजिए आखिरी, ये आबनाए हुर्मुज वाला। हाँ। जंग क्यों नहीं होगी? अच्छा। देखिए, ईरान ने कल अपने आबनाए हुर्मुज में तमाम बहरी पत्ते शो कर दिए हैं, तमाम बहरी कार्ड्स को शो कर दिया है। ठीक है। अच्छा, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि समंदर में भी जीर जमीन ईरान ने मिसाइल सिस्टम बनाए हुए हैं। अच्छा। अपने मिसाइल के अड्डे बनाए हुए हैं, डिपोज बनाए हुए हैं। अच्छा। और ये अमेरिका ने ईरान ने अमेरिका को यह बावर करा दिया है कि हमारे पास जो स्पीड बोट्स हैं उनके ऊपर भी क्रूज मिसाइल्स हैं। कल उन्होंने उसका मुजाहिरा भी किया, वीडियो भी लॉन्च की, और समंदर के नीचे जो जीर जमीन मिसाइल सिस्टम बनाया हुआ है उस पूरे आबनाए हुर्मुज के नीचे उसे भी लॉन्च किया। कहा कि अगर इस तरफ आने की कोशिश की तो न सिर्फ तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा, ठीक है, और हमें छेड़ने की कोशिश की तो हम सिर्फ 10 दिन आबनाए हुर्मुज को बंद कर देंगे। आप अंदाजा कीजिए, 37% दुनिया का तिजारती सारा हजम, ट्रेड वहीं से चाहे वो ऑयल की ट्रेड हो, गैस की ट्रेड हो या इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स की ट्रेड हो, उसी रास्ते से होती है। तो दुनिया में जिलजिला आ जाएगा। मुर्तजा भाई, एक सवाल है। आपने बड़ा इतनी डीप डाउन जाके इतनी सारी ब्रेकिंग न्यूज दे दी है, शायद कि अब दूसरे चैनल्स के ऊपर ये खबरें चलना शुरू हो जाएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त जंग का माहौल तो क्रिएट हो चुका है अमेरिका की जानिब से। अमेरिका अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हिचकिचाहट है या लचक है या फिर एक खौफ की फिजा है कि वो पीछे हटना भी शुरू हो गया है। उसके बयानात के अंदर वो गर्म जोशी नहीं रही है जो माजी के अंदर देखने में आती रही है। या फिर ईरान के अंदर जब एक छोटा सा प्रोटेस्ट हो रहा था उसके ऊपर उसने पूरा एक प्रोपेगेंडा किया और फिर बोला कि हम इंटरवीन करेंगे, हम ईरानी लोगों के साथ हैं। वो सारा पूरा प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। फिर फांसियों की बात आई, उसको वजह बनाई गई, वो प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। फिर वो आपका जुमला जो बड़ा पूरी दुनिया के अंदर सराहा गया लीडर्स वाला, फरारी वाला और सारी चीज़ों का, कि वो पूरा एक चला, तो वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने कहा कि अमरीकी जहाज आ चुका है और ईरान भी इस वक्त जो पासदाराना इनकलाब गार्ड्स हैं वो भी बड़े एक्टिव बैठे हुए हैं, डिपोज भी बनाए हुए हैं, मिसाइल्स भी हैं। अमरीका क्या कोई ऐसी हिमाकत करेगा कि आबनाए हुर्मुज के ऊपर जो पूरा एक इकोनॉमिक हब है, समंदरी कर्व है, जहां से सारा गुजर होता है, सारी ट्रेड होती है, अगर वो मफलूज होती है तो इससे ईरान तो चले वैसी सैंक्शंस के अंदर है, अमेरिका को खुद कितना नुकसान हो सकता है। और ट्रंप की गवर्नमेंट है, मिड इलेक्शंस कैंपेन शुरू कर दी है ट्रंप ने। ट्रंप को कोई मिर्च मसाला चाहिए, अगर ये बैकफायर होता है तो कितना बुरा असर पड़ेगा अमेरिकी गवर्नमेंट पे? देखिए, मैं आपको कुछ चीजें इस डायमेंशन के अंदर क्लियर कर दूं। अमेरिका ट्रंप के ऊपर तो नहीं चल रहा है, यकीनन ट्रंप के पीछे भी एक पूरी एस्टैब्लिशमेंट है, फिक्री एक थिंक टैंक तो होगा ना जो अमेरिका को चला रहा होगा जी। मुझे अपने अंदाजे के मुताबिक ट्रंप की अकाउंटेबिलिटी होती हुई नजर आ रही है अमेरिका में। क्योंकि इस बेवकूफ ने, अहमक इंसान ने एक गलती नहीं की है, इससे बैक टू बैक गलतियां हो रही हैं। अच्छा। अगर आपने इंटरनेशनल न्यूज का मुतालिया किया होगा तो कल की अपडेट आपको मालूम होगी कि इंडिया और यूरोपीय यूनियन के अंदर भी आजाद तिजारती मुआहिदा हो गया है। यस। किस नतीजे में हुआ? इस बेवकूफ का काम था रेसलिंग करवाना। ये WWE के जो है वो ऑर्गेनाइजर्स में आता था, इसके अपने रेसलर होते थे, खरीदता था, लड़वाता था, बदमाशियां करता था। यही रेसलिंग वाला काम और बनियागिरी इसने दुनिया के अंदर भी शुरू कर दी। अच्छा। जिस मुल्क से इसकी बात नहीं बन रही। अच्छा, इसके दो अंदाज हैं, ये कह रहा है या मेरी बात मानो या मैं तुम्हें बात मनवा कर रहूंगा। ठीक है। अच्छा, इस तरह से मेरे साथ तिजारत करो, नहीं करोगे तो मैं 50% टैरिफ लगा दूंगा, 30% टैरिफ लगा दूंगा, 35% टैरिफ लगा दूंगा। वो सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका के, कि जिन्हें यूरोपीय यूनियन कहा जाता था, आज सबसे ज्यादा ट्रंप से मुतजलजिल है। अच्छा। यानी उनका यकीन जो है वो 1% भी ट्रंप पर नहीं रहा है। वो हर आए दिन यूरोपीय यूनियन वालों का, ग्रीनलैंड का मामला आप देखिए, अरे भाई जमीन किसी की है, रह कोई रहा है, तुमने अजीब बदमाशी मचाई हुई है कि मुझे वो जमीन चाहिए। ठीक है। यानी इनके बाबा जी के हिस्से में आई हुई है वो जमीन, ऐसा लग रहा है जैसे इनके विरासत में सब छोड़ के खुद अमेरिका के जो रेड इंडियन सिटीजन्स थे उनको मार के उनकी नस्लकुशी करके कब्जा किए हुए लोग हैं। असल में विरासत में कुछ चीजें आती हैं ना तो वो नस्लों के अंदर मुंतकिल होती हैं, समझ रहे हैं? तो वो इन्होंने यहां पर भी यही किया हुआ। अच्छा, ये ग्रीनलैंड के ऊपर डेनमार्क ने खुल के मुंह दिया, यूरोपीय यूनियन ने मुखालफत की। अच्छा, ट्रेड के अंदर जो ये आए दिन टैरिफ्स बढ़ा रहे थे,
अच्छा, इंडिया जो रशिया से ऑयल ले रहा था, भाई इंडिया रशिया से ऑयल क्यों छोड़ेगा? ठीक है। यूरोपीय यूनियन रशिया से बराह रास्त ऑयल नहीं ले रहा है। इंडिया क्या कर रहा है, 30 रुपए का रशिया से, मिसाल दे रहा हूं, कंफर्म रेट नहीं है, 30 रुपए का रशिया से ऑयल रह रहा है, 55 रुपए का यूरोप को बेच रहा है। अरे भाई 25 रुपए यानी 40%, 45% इंडिया को बैठे बिठाए मिल रहा है। तो इंडिया को क्या जरूरत है कि वो ऐसी ट्रेड से हाथ उठाए? अमेरिका ने टैरिफ्स बढ़ाए, इंडिया चूंकि खुद मुख्तार है अपने फैसले लेने में, ये उसका कमाल है। आप लाख दुश्मनी रखें लेकिन ये बात उसकी माननी पड़ेगी। इंडिया ने ये बात कबूल नहीं की, नतीजे में अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए, इंडिया की मार्केट को क्रैश किया अमेरिका से। यूरोपियन यूनियन को भी एक मार्केट चाहिए थी, इंडिया को भी एक मार्केट चाहिए थी, दोनों ने मिलकर कल आजाद तिजारती मुआहिदों पर दस्तखत किए। दूसरा बड़ा झटका अमेरिका के लिए। तीसरा बड़ा झटका इस ईरान के अंदर अगर ये लड़ता है, अफगानिस्तान नहीं है ईरान, सूरिया नहीं है, लीबिया नहीं है, ईरान वो मुल्क है जो दूसरों को प्रोडक्शन बना के देता है मिसाइल्स और ड्रोन्स की। ठीक है। ईरान वो मुल्क है कि अमेरिका, नेटो और इसराइल ने 12 दिन अमेरिका ईरान के तमाम टारगेट्स को हिट किया, लेकिन न कोई इनका मिसाइल अड्डा तबाह हो सका, ना ही कोई इनका दूसरा नुकसान हो सका। सिर्फ वो मिसाइल एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स कि शुरू में जिनको हैक किया गया था, उसके अलावा ईरान का मिलिटरीली कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये इसराइल और अमेरिका खुद कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा इन्होंने मिसाइल प्रोडक्शन शुरू कर दिए, तो इनका कब्रिस्तान बन जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जिससे अमेरिका को डर है, अगर अमेरिका इस दलदल के अंदर यहां आके इस खलीज के अंदर फंस गया, ईरान से इसकी जंग हो गई और इस दलदल में वो फंस गया, तो सबसे पहला बेनिफिट लेने वाला मुल्क, अमेरिका को बाईपास करने वाला मुल्क चीन होगा। तो अमेरिका को ये खौफ है। तो ये इतनी आसान नहीं है जंग, गीदड़ बपकियां कर रहे हैं, ये गीदड़ बपकियां इनकी किसी काम नहीं आएंगी। और ईरान ने ये पैगाम न सिर्फ अमेरिका को, ये भी नोट कीजिएगा, खित्ते के तमाम ममालिक को बशमूल आजरबाईजान, जो कि इसराइल के इस वक्त गहरे और गर्म दोस्त हैं, जिनकी तरफ से तेल की सप्लाई अभी तक तुर्की के रास्ते इसराइल को होती है। तो अमेरिका, ईरान ने आजरबाईजान से लेकर गल्फ कंट्रीज और आखिरी हिस्से तक तुर्की, सबको ये बता दिया है कि भाई इस दफा किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं हर 6 महीने 8 महीने बाद अपने ऊपर एक जंग मुसल्लत करना ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। लिहाजा अब की दफा अगर कोई गलती की गई तो वो ममालिक जहां से ईरान का, अमेरिका का एक ड्रोन भी उड़ेगा, उन ममालिक को भी मैं हिट करूंगा, न सिर्फ उनको बल्कि उनके इंस्टॉलमेंट्स को भी हिट करूंगा, चाहे वो ऑयल रिफाइनरीज हो या फिर मिलिट्री बेसिस हो। अगर ईरान नहीं कर सका इस खित्ते में ट्रेड ऑयल की, तो फिर दुनिया का कोई मुल्क इस खित्ते से ऑयल नहीं ले जा सकता। ये खुली धमकी दी। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा नकवी साहब, आपके इस डीप माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस का बड़ी हेल्प हो जाएगी उन लोगों को जो नाक़दीन की राय होती है उस पर तबसरा करने की। बहरहाल हमारे साथ माहिर आलमी उमूर मशरिक़ वस्ता मुर्तज़ा नकवी साहब मौजूद थे। और ईरान की जो सिचुएशन है वो इस वक्त बड़ी क्लियर नज़र आ रही है, लेकिन अमेरिका की जो सिचुएशन है बड़ी कन्फ्यूजिंग नज़र आ रही है कि आया आगे बढ़ना है, पीछे हटना है, मिड इलेक्शन कैंपेन करनी है, अपनी इकॉनमी को संभालना है, हमारी इकॉनमी कोलैप्स होती है तो चीन आगे आ जाएगा, रशिया ओवरटेक कर लेगा, ये बहुत सारे सवाल हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आपका और मेरा फेवरेट हाँ, अब आ रहा है हमारा टूरिज्म का पैकेज। और टूरिज्म में हम आज जो आपको जगह एक्सप्लोर करवाने जा रहे हैं वो है कराची की मशहूर मस्जिद तूबा। बिल्कुल, आज कराची के ऊपर बात करेंगे। और कराची की एक ऐसी मस्जिद है, खूबसूरत मस्जिद है, जिसे आम तौर पर गोल मस्जिद कहा जाता है। गोल मस्जिद क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर एक बड़ी एक खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। लेट्स वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री। कराची की मशहूर मस्जिद तूबा, जिसे आम तौर पर गोल मस्जिद भी कहा जाता है, फन तामीर की मुनफरिद और हैरत अंगेज मिसाल है। ये पाकिस्तान की वाहिद और दुनिया की सबसे बड़ी गुंबद वाली मस्जिद है, जो अपनी खूबसूरती, वुसअत और मुनफरिद डिजाइन के लिए आलमी शोहरत रखती है। मस्जिद DHA फेज 2 कराची में वाक़ है और 1969 में मुकम्मल हुई। इसके डिजाइन का सहरा माहिर मेमार डॉक्टर बाबर हामिद चौहान और इंजीनियर जहीर हैदर नकवी को जाता है। पाकिस्तान का वाहिद गुंबद बगैर किसी सुतून के खड़ा है, जिसका कतर 72 मीटर 236 फीट और लंबाई 5148 फीट है, और ये फने मेमारी की एक मुनफरिद मिसाल के तौर पर जाना जाता है।
मस्जिद का एक मीनार 70 मीटर 120 फीट बुलंद है, जो अपनी शानदार ऊंचाई और सादगी में खूबसूरती का इम्तिजाज पेश करता है। बैरूनी हिस्सा सफेद मार्बल से मुज़य्यन है, जो सूरज की रोशनी में चमकदार और दिलकश लगता है, जब अंदरूनी हिस्सा शीशे और संगे सुलेमानी से निहायत नफासत के साथ सजाया गया है। मरकजी हॉल में एक वक्त में 5000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं और मस्जिद के टेरेस और लॉन में मजीद 25,000 अफराद के लिए नमाज पढ़ने की जगह मौजूद है, जिससे ये इबादतगाह न सिर्फ रूहानी अहमियत की हामिल है बल्कि इज्तिमाइयत और समाजी अहमियत भी रखती है। मस्जिद के सहन में मौजूद खूबसूरत फव्वारे और हरियाली नमाजियों और जायरीन के लिए पुरसुकून माहौल फराहम करते हैं। तामीर का आगाज 1967 में हुआ और 3 साल बाद 1969 में मुकम्मल हुआ। तूबा अरबी ज़बान में खुशगवार, नफीस और पाकीज़ा के मायने रखता है और रिवायत के मुताबिक ये जन्नत के महकते हुए फलदार दरख्त का नाम भी है। यही वजह है कि इस इबादत गाह को न सिर्फ गोल मस्जिद कहा जाता है बल्कि ये रूहानी और जमालियाती अलामत भी है। मस्जिद तूबा फन तामीर, इस्लामी सखाफत और मजहबी अहमियत का हसीन इम्तिजाज पेश करती है। वाहिद गुम्बद और मीनार के इम्तिजाज, मार्बल की नफासत, शीशे और संगे सुलेमानी की सजावट और वसी और अरीज हॉल की बदौलत ये मस्जिद हर देखने वाले को हैरत में डाल देती है। कराची की इस मुनफरिद और तारीखी इबादतगाह में आने वाले न सिर्फ नमाज पढ़कर रूहानी सुकून हासिल करते हैं बल्कि फन तामीर की इस आला मिसाल को देखकर भी महजूज होते हैं। ये मस्जिद इस्लामी फन तामीर की आला नुमाइंदगी और शहर कायद के मौमराना वर्से की एक रोशन अलामत है।